नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 93% ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं, खास करके ऑप्शन बायर ज़्यादा नुकसान करते हैं और केवल 1% ट्रेडर ऐसे हैं जो कि एफडी रिटर्न को बीट कर पाते हैं। रेस्ट ऑफ द 99% एफडी रिटर्न से कम ही कमा पाते हैं। लेकिन इसके पीछे का कोई डेटा मौजूद नहीं है कि आखिर ट्रेडर नुकसान क्यों करते हैं, कहाँ उनके लॉसेस होते हैं, कहाँ दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर जो है सीखे नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इंडिकेटर्स, इन सब में मास्टरी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं और अपने उन्हीं बड़े कारणों की एनालिसिस आज करेंगे। आज अपने इस वीडियो में ट्रेडर्स के लॉस की पूरी एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के लॉसेस वो करते हैं, क्यों करते हैं, उसको ओवरकम करने के तरीके कौन कौन से हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सब के ऊपर एक अपनी कंप्लीट चर्चा होने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और इनके बारे में आपकी क्या राय है, आपके लॉसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, क्या इन प्रोसेस से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी व्यू जरूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और एनालिसिस करते हैं लॉसेस। तो पहली बात तो हम लोग लॉसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा अमाउंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपने 10 ट्रेड लिया, उसमें से 6 ट्रेड आपके नुकसान में गए तो आपकी लॉस फ्रीक्वेंसी 60% है, यानी कि आपकी ट्रेड एक्यूरेसी 40%। और अमाउंट का मतलब है कि आपने एक महीने में जितना कैपिटल रोटेशन किया, याद रखिए इन्वेस्टमेंट नहीं, रोटेशन। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगाए हैं, 10 ट्रेड लिया है, तो आपका कैपिटल रोटेशन 10 लाख हो गया। तो जनरली लोगों की जो लॉस फ्रीक्वेंसी होती है ये 60 to 65% होती है। लोग इतना परसेंट ट्रेड में लॉस करते हैं। आपने 10 ट्रेड लिया तो 6 से 7 ट्रेड के अंदर में आपका लॉस होगा, बाकी आपके 3-4 ट्रेड प्रॉफिट में होंगे। एक कॉमन ट्रेडर के लिए, मैं किसी एक्सपर्ट ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन लॉस अमाउंट जो है ये लोगों का काफी बढ़ जाता है, 80 to 85% पहुंच जाता है। अब फॉल्स मूव के अंदर में सारी बातें आती हैं। एक तो फॉल्स ब्रेकआउट, दूसरी स्पेकुलेशन। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब है कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट दिया, आपने ट्रेड लिया, प्राइस आपके डायरेक्शन में नहीं गया, घूम गया। और स्पेकुलेशन का मतलब है कि प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, रेजिस्टेंस को जाकर के टच किया या रेजिस्टेंस की तरफ में बढ़ रहा है और आप फोमो के अंदर में ट्रेड में एंट्री कर गए कि ये तो ब्रेकआउट करेगा, अभी हम नहीं एंट्री लेंगे तो हमारा बड़ा मूव छूट जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट का 40% चांस होता है और स्पेकुलेटिव रॉन्ग ट्रेड का 60% चांस होता है। बहुत सारे लोग स्पेकुलेटिव ब्रेकआउट के चक्कर में ट्रेड लेकर के फंसते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट आपने कंफर्मेशन किया, कंफर्मेशन के बाद प्राइस आपके अगेंस्ट में घूम गया, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। तो एक रीजन तो फॉल्स मूव हो गया और दूसरा रीजन होता है स्ट्रेटेजिक फॉल्ट्स। स्ट्रेटेजिक फॉल्ट में आता है वेरी हाई पोजीशन साइज, वेरी लो और वेरी हाई एसएल, नो ट्रेलिंग, घबराइए मत, इसको हम डिटेल में बताएंगे, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सारी चीजें जो है ये स्ट्रेटेजिक फॉल्ट में है। इसमें आपने एंट्री लिया, प्राइस आपके डायरेक्शन में गया, आपको प्रॉफिट भी दिया, लेकिन एक बार प्रॉफिट होने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आया या आपको ग्रीड आया तो आप दूसरी बार अपनी जो पोजीशन साइज है उसको काफी बढ़ा देते हैं, अनकैलकुलेटेड बढ़ा देते हैं कि दोबारा भी हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन दोबारा प्राइस आपके डायरेक्शन में नहीं जाकर के रिटर्न आ गया। तो चूंकि आपने वेरी हाई पोजीशन लिया था तो इसलिए आपके लॉसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी चीज है वेरी लो वेरी हाई स्टॉप लॉसेस। आपने या तो स्टॉप लॉस बहुत क्लोज लगा दिया या आपने स्टॉप लॉस बहुत वाइडर लगा दिया। क्लोज लगा दिया तो जल्दी हिट हो जाएगा, वाइडर लगा दिया तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी लॉस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है नो ट्रेलिंग। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किए जिससे कि आया हुआ प्रॉफिट आपके लॉस में बदल गया। ओवर ट्रेडिंग, आपको प्रॉफिट हुआ तो आप लालच में पड़ करके या आपका लॉस हुआ तो आप उसको रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड ले रहे हैं, लॉस हुए जा रहा है फिर भी ट्रेड ले रहे हैं। तो ये सब चीजें काउंट करती हैं आपके स्ट्रेटेजिक फॉल्ट की। तो अब आते हैं अपने फॉल्स मूव। फॉल्स मूव के कई कारण होते हैं। नंबर 1 अगेंस्ट द ट्रेंड, नंबर 2 मोमेंटम डिमिनिशिंग, नंबर 3 ग्रीक्स आर अगेंस्ट, नंबर 4 अर्ली और लेट एंट्री, नंबर 5 एसएल टू क्लोज टू वाइड नो ट्रेल। ये मुख्यतः 4 कारण होते हैं और एक कारण आप ये भी ले सकते हैं नो कंफर्मेशन। अगेंस्ट द ट्रेंड, आपने हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को एनालाइज नहीं किया, आप 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं या कोई भी टाइम फ्रेम जिसमें आप ट्रेड लेते हैं उसको देख रहे हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं। तो आप ब्रेकआउट की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन प्राइस आपको फॉल्स ब्रेकआउट देकर के ट्रेंड के डायरेक्शन में चला गया और आप वहां पे फंस गए। अगर आप
हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को तलाश करके उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा कारण है मोमेंटम डिमिनिशिंग। आप एंट्री तब ले रहे हैं या मोमेंटम ट्रेंड का डिमिनिश हो रहा है, आपने उसका अंदाजा नहीं लगाया, या आप स्टिल ग्रीड में ट्रेड ले रहे हैं, मोमेंटम अपने पीक से पहुंच करके डाउन हो रहा है, तो वहां पर भी आपको फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना काफी ज्यादा होगी। ग्रीक्स आर अगेंस्ट। ऑप्शन बायर के लिए ग्रीक्स काफी खतरनाक होते हैं, खास करके जो थीटा होता है ये तो हमेशा ही अगेंस्ट में बायर के रहता है। इसके अलावा वेगा, ये अपॉर्चुनिटिस्ट है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो वेगा बढ़ गया, वॉलेटिलिटी कम हो गई तो वेगा कम हो गया, वेगा बढ़ गया तो प्रीमियम बढ़ गए, वेगा घट गया तो प्रीमियम घट गया। सबसे ज्यादा परेशान करता है गामा, क्योंकि इवन अगर आप इन द मनी है एक्सपायरी के दिन और प्राइस जरा सा मूव किया और आपकी स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी चली गई तो गामा वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी, आपका 100 रुपए का प्रीमियम विद इन फ्यू मिनट्स जीरो हो जाएगा। और इसका उल्टा भी होता है, अगर प्रीमियम 2-3 रुपए का है और आपकी स्ट्राइक इन द मनी चली गई तो तुरंत इसका डेल्टा 1 हो जाएगा एंड गामा विल बी मैक्सिमम। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, थीटा काफी फास्ट होता है, वेगा का इंपैक्ट कम हो जाता है और गामा बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है। तो आपने देखा होगा कि अंडरलाइन तो ऊपर बढ़ रहा है, अगर मोमेंटम मॉडरेट हो तो अंडरलाइन बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन चार्ट है वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है। इसके पीछे मेजर हाथ इन ग्रीक्स का ही होता है। तो अगर ग्रीक्स आपके अगेंस्ट चल रहे हैं वहां पे आप अंडरलाइन में ब्रेकआउट देखेंगे, फिर भी ऑप्शन चार्ट में ब्रेकआउट नहीं होगा। अंडरलाइन चार्ट को बढ़ते हुए देखेंगे, ऑप्शन चार्ट को रिड्यूस होते हुए देखेंगे। सबसे मेजर चीज है अर्ली और लेट एंट्री। अर्ली और लेट एंट्री का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहां से मान लीजिए एक मूव लिया, आपने एक बड़ी कैंडल देखा और उस पर फोमो के वशीभूत होकर के एंट्री ले लिया, अगली कैंडल इसके ऊपर गई लेकिन रिजेक्ट होकर के नीचे आ गई और यहाँ से प्राइस नीचे जाने लग गया, तो आपका यहाँ पे ट्रेड निगेटिव चला गया। जब भी ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड लीजिए, एक रिट्रेसमेंट को क्रॉस करें, फिर आपका ट्रेड जो है बनता है। उसके पहले ट्रेड नहीं बनता है, चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के पहले बन जाए या इवन रेजिस्टेंस को भी कितनी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक कर दे, जब तक एक रिट्रेसमेंट दे करके प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता है आपका ट्रेड नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट है लेट एंट्री। आपने बहुत ज्यादा वेट किया, प्राइस कंसोलिडेशन के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, पुल बैक लिया, ऊपर बढ़ा, अगेन पुल बैक लिया, अगेन ऊपर बढ़ा, अगेन पुल बैक लिया, अब इसका जो मोमेंटम है कम हो गया, ऐसे समय में आप एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पे मोमेंटम रिड्यूस हुआ और अब सेलिंग ऑफ आएगा तो प्राइस यहाँ से डिक्लाइन करेगा, ऑन दैट टाइम यू आर टेकिंग एंट्री, तो उसके फिर सफल होने की संभावना काफी कम रहेगी। एंट्री का एक्चुअल पीरियड ये रहता है, यहाँ पे एंट्री लेंगे यानी कि अर्ली ट्रेंड में एंट्री लेंगे तो उसके सफल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बहुत सारे ट्रेडर ट्रेंड के अगेंस्ट में भी ट्रेड लेते हैं, लेकिन चूंकि उनकी एंट्री अर्ली होती है इसलिए वो कुछ बेनिफिट बना लेते हैं। पुल बैक या रिवर्सल के लक्षण वो काफी अच्छी तरह से पहचानते हैं। मोमेंटम दो तरह से डिमिनिश होता है, एक तो इनिशियली जो ब्रेकआउट होगा छोटी छोटी कैंडलों से होगा और उसके बाद एक क्लाइमैक्स बड़ी कैंडल बन जाएगी और यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलेगा और फिर प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा। इस मोमेंट को जो पहचान लिया वो यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट ट्रेंड के अगेंस्ट में भी ले सकता है, लेकिन काफी रिस्की होता है, इसके लिए काफी स्ट्रॉन्गर स्किल चाहिए। प्राइस यहाँ तक आकर के उसके बाद अगेन पुल बैक लेता है, ऐसे समय में जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं इन जगहों पे कोई स्ट्रॉन्गर बुलिश पैटर्न अगर दिखाई देता है तो उसके ऊपर प्राइस जाने से ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उनका इन पहला टारगेट यहाँ पे रहता है, नेक्स्ट टारगेट इसके ऊपर रहता है, तो ये मूव को कैप्चर कर लेते हैं। इस मामले में फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स भी काफी हेल्प करते हैं। रिट्रेसमेंट कितना परसेंट हुआ और वहां से मूवमेंट कितना आएगा इसका एक आइडिया फिबोनाची दे देती है, लेकिन याद रखिए नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज 100%, इसलिए रिस्क रिवार्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको ऑलवेज कंसिडर करके रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट, एसएल टू हाई टू वाइड नो ट्रेड। आपने काफी क्लोज एसएल लगाया जबकि वॉलेटिलिटी उससे ज्यादा है, फ्रीक्वेंट एसएल हिट होगा। मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से पुल बैक लिया, आप यहाँ तक प्राइस पहुंच गया तो यहाँ आपने एंट्री लिया और यहाँ पे आपने एसएल लगाया, इतना बड़ा आपका एसएल हो गया। अब प्राइस अगर यहाँ तक आएगा तो आपका काफी लॉस हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री लिए और इसके नीचे एक अंदाजा से एसएल लगा दिए, प्राइस जरा सा फ्लक्चुएट किया, उनके एसएल को हिट करके वापस उसी डायरेक्शन में चला गया, तो ये मूव उनका मिस हो गया, ऊपर से उनका एसएल हिट होने की वजह से लॉस भी हो गया। एक तो रैली छूट गई और दूसरे एसएल में लॉस भी हो गया। एसएल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है एटीआर बेस्ड एसएल। अब एटीआर बेस्ड एसएल में या तो आप एटीआर इंडिकेटर लगा सकते हैं या सबसे बढ़िया बात है आप सुपर ट्रेंड लगा दीजिए। अब आपका एसएल बहुत ज्यादा वाइड भी ना हो और बहुत ज्यादा क्लोज भी ना हो, इसके लिए आप सुपर ट्रेंड ले लीजिए। सुपर ट्रेंड का 10 और ट्रेडिंग व्यू वगैरह में मिलता है 1.5 का, तो इसको यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे डेसिमल में नहीं मिलता है मल्टीप्लायर, तो आप वहां पे 10-2 का ले सकते हैं। सुपर ट्रेंड का 10-2 का एसएल
काफ़ी रीजनेबल होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी के हिसाब से अपने को एडजस्ट करता है। वॉलेटिलिटी अगर कम है तो सुपर ट्रेंड नज़दीक रहेगा, वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है तो सुपर ट्रेंड ज़्यादा दूर रहेगा। तो काफ़ी साइंटिफिक एसएल रहेगा अगर आप एटीआर बेस्ड एसएल लगाते हैं। नो कन्फर्मेशन का हमने बता ही दिया कि अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पहले तो स्ट्रॉन्ग कैंडल से होता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद ये हाई क्रॉस करेगी विद स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहाँ पे याद रखिएगा हाई क्रॉस होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग कैंडल। इस कैंडल के क्लोज होने का भी आप वेट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कैंडल काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ जाती है, तो वैसे में आपकी रैली छूट जाएगी। अगर आप रिट्रेसमेंट से नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांगली जो इसको ब्रेक करती है उस पर ट्रेड लेंगे और यहाँ का एसएल लगाएंगे या आईटीआर बेस्ड एसएल लगाएंगे, मेजॉरिटी ट्रेड अच्छे से पकड़ सकेंगे। तो अगर आपको पुल बैक्स पे मास्टरी हासिल नहीं है तो आप केवल ट्रेंड ट्रेडिंग कीजिए, यानी कि ट्रेंड के फेवर में। अब ट्रेंड के फेवर में बेस्ट ट्रेड क्या है कि कभी भी एट द पिक ऑफ मोमेंटम ट्रेड मत लीजिए। एक ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए आपका मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में जाकर के ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि प्राइस कहीं से रिवर्ट हो सकता है। आप इसको रिट्रेस करने दीजिए, रिट्रेस करके ये लेवल क्रॉस करे तो यहाँ पे एसएल लगा करके सिंगल लो के नीचे या आईटीआर बेस लगा करके और यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, आपका एसएल छोटा होगा, बाई चांस अगर मान लीजिए फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, छोटे एसएल में आप एग्जिट कर जाएंगे, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। कभी भी लेट ट्रेंड में एंट्री मत कीजिए, यानी कि प्राइस ये ऊपर बढ़ा, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, अब इसके स्विंग हाइज जो है ये छोटे हो रहे हैं, इसका मतलब है मोमेंटम डिमिनिश हो गया है। और मोमेंटम डिमिनिश हो गया, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्राइस यहाँ से एक इंड्यूसमेंट दे करके शार्प फॉल करेगा। तो जब पिक ऑफ द मोमेंटम हो ऐसे समय में, और डिप में भी ये नहीं कि प्राइस यहाँ गया आपने खरीद लिया, क्योंकि प्राइस का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है यहाँ से और भी डिप मारे। तो जब प्रीवियस स्विंग लेवल को ब्रेक कर दे, वो जगह आपके लिए सबसे मुफीद होती है लेने के लिए, क्योंकि वहां से स्ट्रॉन्गर मूव के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और आप इलियट वेव को तो जानते ही हैं, तो आपके एंट्री का समय मैक्सिमम वेव 1 से वेव 3 के अंदर में होना चाहिए। ये अगर मूव निकल गया तो फिफ्थ वेव जो है ये बहुत ही धोखेबाज वेव होती है, क्योंकि यहाँ के बाद फिर प्राइस नीचे आता है और ऊपर जो पुल बैक लेता है वो प्रीवियस स्विंग हाई को या तो नहीं क्रॉस करता है या एक फॉल्स मूव दे करके नीचे आकर के प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। तो इट्स वेरी डेंजरस। अब वेव को काउंट करना काफी मुश्किल है, तो इसलिए आप अर्ली ट्रेंड को खास करके अगर एक मूव हुआ, रिट्रेस किया फिबोनाची के हिसाब से, अगर 61.8 से कम का रिट्रेसमेंट है और वहां से प्राइस अप जाता है तो वो आपके एंट्री के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इंपल्स वेव पकड़ने का सबसे बढ़िया उपाय ये है, प्राइस अप मूव दिया, यहां से जो रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेसमेंट चूंकि करेक्टिव वेव है इसलिए धीमा होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा बनेंगे। लेकिन इसके बाद अगर प्राइस जितनी कैंडलों में रिट्रेसमेंट हुआ है उससे कम कैंडलों में इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है। अब जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट अगर 10 कैंडलों में हुआ और ये स्विंग हाई ब्रेक हो गया 2 कैंडलों में, तो ये ब्रेकआउट काफी कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं। 100% होगा ये मैं नहीं कहता हूँ, बट देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकआउट आपका, खास करके अगर ट्रेंड डायरेक्शन में है, मेजर ट्रेंड के, तो करेक्ट होगा, इसकी संभावना काफी ज्यादा रहती है। और प्राइस प्रायः 1.272 या 1.681 का मूवमेंट देता है। 1.272 तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी और 1.681 की भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ कंफर्मेशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन कैंडल्स। प्राइस अगर नैरो रेंज में काफी लंबे से कंसोलिडेट कर रहा है तो उसके ब्रेकआउट के ट्रू होने की संभावना ज्यादा होती है, प्रोवाइडेड वो मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में हो। तो इस तरह से जो फॉल्स मूव्स हैं इनको आप थोड़े से संयम से करेक्ट कर सकते हैं, इनको रिड्यूस कर सकते हैं। ये जीरो नहीं होंगे, लेकिन अगर 65% है यू कैन ब्रिंग इट टू 30%। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते होगा, क्योंकि संयम काफी जरूरी है। और या फिर आप ऑटोमेशन के जरिए इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, वहां पे मशीन अपने आप डिसिप्लिन रहेगी। बट इफ यू आर डूइंग इट मैनुअली तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। लेकिन ये बता दें, अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही से मेंटेन्ड है तो फॉल्स मूव आपके 65% ट्रेड गलत होने के जिम्मेदार जरूर होते हैं, लेकिन आपका जो कैपिटल लॉस है उसके लिए केवल 25% जिम्मेदार हो। 75% आपका कैपिटल लॉस आपके स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक की वजह से होता है, क्योंकि अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी हो, कितना भी एक्सपर्टाइज हो, फॉल्स मूव को टोटली ओवरकम नहीं कर सकता। और आप कितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप ये समझ करके चलिए कि 40% से ज्यादा आपकी ट्रेड एक्यूरेसी नहीं आने वाली है मैनुअली। अब उसके हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके रखिएगा, तो आप जनरली अपने लॉसेस को ओवरकम कर सकते हैं, और लॉसेस ओवरकम हुए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। अब जो स्ट्रैटेजिकल फॉल्ट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से आपकी ट्रेड फ्रीक्वेंसी पर तो 25% का इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आपके ट्रेड
आपके लॉस अमाउंट पर 75% से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। दे आर द मेजर कल्प्रेट फॉर योर कैपिटल ड्रेनिंग। तो स्ट्रेटेजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादातर लोग ट्रेड के करेक्ट होने के पीछे पड़े रहते हैं, और ट्रेड करेक्ट होना भी चाहिए, उसका एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, बट स्ट्रेटेजिकल जो फॉल्ट होते हैं ये आपके लॉस के लिए ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। अब स्ट्रेटेजिकल में क्या क्या होता है उसकी एक डिटेल अपने लिस्ट बनाते हैं। पहला, पोजीशन साइजिंग। आपने बहुत बड़ी पोजीशन ले लिया है लालच में आकर के, क्योंकि जब ये लॉस देगा तो ब्लंडर होगा। यहाँ पे ग्रीड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पोजीशन साइजिंग आदमी को काफी संभाल करके रखनी चाहिए, कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा पोजीशन साइजिंग नहीं रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डाउन एवरेजिंग। डाउन एवरेजिंग का मतलब है आपको लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केट के बारे में एक व्यू बना लेते हैं, भाई हमको ऐसा लगता है, और उस व्यू के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं। भले मार्केट कितना भी नीचे जा रहा है, अगर उनका व्यू बुलिश है तो वो हमेशा बुलिश डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आई एम बीइंग रॉन्ग। मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है एंड आई एम रॉन्ग। अब उनके मन में एक ऑप्टिमिज्म है कि किसी लेवल से ये सपोर्ट है, यहाँ से उठेगा। प्राइस यहाँ से जरा सा पुल बैक लिया, उन्होंने सोचा अब यहाँ से तो उठ रहा है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे और बाइंग कर लिया और अपनी पोजीशन बना लिया। उसके बाद प्राइस फर्दर डिक्लाइन किया, अगेन पुल बैक लिया, यहाँ पे फिर पोजीशन लिया। तो उनकी थिंकिंग ये है कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर उठेगा तो यहाँ तक आते आते हमारा सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और चूंकि ये सब हमने काफी सस्ते में लिया है तो यहाँ तक आते आते हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, खास करके अगर आपने डाउन एवरेजिंग किया है तो होना मुश्किल है। वैसे केस में प्राइस नीचे जाते जाएगा और आपका लॉस बड़ा होते जाएगा। तो डाउन एवरेजिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। खास करके जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें डाउन एवरेजिंग तो बिल्कुल मत कीजिए। अप एवरेजिंग में भी कंप्लेन होता है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, आपने मान लीजिए ट्रेंड के मोमेंटम के रिड्यूस होने पे एंट्री लिया, तो अप एवरेजिंग भी आपके लिए नुकसानदायक है। आपने सपोज करिए यहाँ एंट्री लिया, प्राइस यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से डाउन आया, आपने और पोजीशन बना लिया, प्राइस यहाँ तक पहुंचा, डाउन आया, आपने और पोजीशन बना लिया। उसके बाद फिर प्राइस नीचे जाने लग जाएगा और आप आशा में बैठे रहोगे और आपका भयंकर लॉस होगा। तो एवरेजिंग बहुत सोच समझ करके करिए। अगर ट्रू मोमेंटम रहे तभी एवरेजिंग कीजिए, वरना मत कीजिए। तो डाउन एवरेजिंग, अप एवरेजिंग दोनों ही नुकसानदायक है। बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे जैसे 5 लॉट में लिए हैं, प्राइस एक मूवमेंट दे दिया तो यहाँ पे 20% बुक कर लीजिए। रिट्रेसमेंट के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे अपना एसएल लगा लीजिए और यहाँ पे रेस्ट 20% बुक कर लीजिए। इस तरह से आपका प्रॉफिट अमाउंट भले कम होगा लेकिन आपको प्रॉफिट आएगा। तीसरी चीज है नो ट्रेलिंग। आपका जो प्रॉफिट आता है आप ट्रेल करते रहिए। आपको नहीं समझ में आता ट्रेल कहाँ रखें तो आप सुपर ट्रेंड को यूज कीजिए, उसके नीचे नीचे चलते जाइए, या बेयरिश में उसके ऊपर ऊपर चलते जाइए। वो अपने आप आपको बताते रहेगा कि आपको ट्रेलिंग एसएल कहाँ लगाना है। बहुत सारे टर्मिनल में अभी ऑटोमेटिक ट्रेलिंग भी आ गया, बट दैट इज नॉट वेरी लॉजिकल। अब वहां पे कुछ पॉइंट रख देना पड़ता है, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा इतना पॉइंट दूर वो अपना एसएल ट्रेल करते रहेंगे, लेकिन क्या है वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी घटती है तो आपको एसएल नजदीक ले आने की जरूरत होती है, अदरवाइज अननेसेसरी का प्रॉफिट जाता है। चौथी चीज है फियर। देखिए, लोग एंट्री लेने के बाद जब प्राइस नीचे आ रहा है तो बहुत पेशेंस के साथ बैठे हैं कि इस सपोर्ट से उठेगा या इस सपोर्ट से उठेगा या इस सपोर्ट से उठेगा, ऐसे करके लॉस अपना बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद भगवान को मनाने लगते हैं कि किसी तरह से मेरा कैपिटल रिकवर कर लो। अब मान लीजिए यहाँ तक आने के बाद प्राइस बढ़ा, इस स्विंग लेवल को क्रॉस किया, इस स्विंग लेवल को क्रॉस किया, नाउ इट हैज फेयर चांसेस टू गो बुलिश। लेकिन वो यहाँ तक वेट किए और जैसे प्राइस यहाँ पे आया उनका लॉस रिकवर किया, उन्होंने एग्जिट मार दिया। तो मार्केट आपके ऊपर 1-2 बार दयावान रहेगा, आपका लॉस रिकवर कर देगा, बार बार नहीं करेगा। जब प्राइस आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर आप वहां पे अपनी प्रॉफिट लेने को सोचिए, ट्रेलिंग एसएल लगा करके चलते जाइए। लेकिन नहीं, वहां पे वो क्या है, अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, ज्यादा प्रॉफिट जो है लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि प्राइस अगर उनके डायरेक्शन में गया तो उनको डर लगने लगता है कि अभी मेरा यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्राइस यहाँ पे आ जाएगा तो ये 4,000 रह जाएगा, तो इसलिए बेटर ये है कि यहीं पे बुक कर लो। जबकि प्राइस जरा सा पुल बैक लेकर के और भी आगे जाता है। तो ये जो फियर होता है इसकी वजह से भी लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, लॉस पेशेंस में दिखाते हैं, प्रॉफिट में नहीं दिखाते। जबकि अगर आप ट्रेलिंग लगाते जाएंगे तो भाई प्राइस अगर यहाँ तक पहुंच गया तो इतना तो प्रॉफिट आपका लॉक हो गया। अब जाने दीजिए, प्राइस अगर ऊपर जाता है तो आपका और प्रॉफिट होगा, नहीं जाता है यहाँ पे आ गया इतना प्रॉफिट तो आपका रहेगा ही। लेकिन वो वहां पे बुक करने में ही ज्यादा भलाई समझते हैं, तो इसकी वजह से भी काफी बड़ा लॉस होता है।
पांचवा है लॉस रिकवरी। ये बहुत दिक्कत वाला पॉइंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेडर का ये जितना अमाउंट लॉस होता है उसमें से मेजॉरिटी लॉस रिकवरी की आशंका से होता है। 93% ट्रेडर नुकसान करते हैं, 99% ट्रेडर एफडी से कम कमा पाते हैं। तो ये जो 93% लोग हैं ये लॉस रिकवरी के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, और इसके वजह से ये इधर उधर के टिप लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी अगर इनको बोल देगा लॉस रिकवरी तो उसके चक्कर में रहते हैं। इसके अलावा लॉस रिकवरी के लिए ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब होती रहती है। पहली बात तो जो गया वो मार्केट का था, मार्केट ने ले लिया, नाउ फॉरगेट इट। अब आप ट्रेड कीजिए प्रॉफिट के लिए, लॉस रिकवरी के लिए नहीं। मान लीजिए आपको प्रॉफिट आएगा तो गया हुआ पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन फिर जो आपकी मिस्टेक है कि यहाँ तक लॉस था, यहाँ आ गया तो आप एग्जिट कर गए, वो सब आप रिपीट नहीं करिए। साथ में आपके ऊपर ये मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि हमने इतना गंवाया। जो गंवाया उसको संतोष कीजिए, और अब से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड फॉर प्रॉफिट, नॉट लॉस रिकवरी। इसमें बहुत सारा साइकोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है। ट्रेड आप ही कर रहे हो, लेकिन साइकोलॉजी की वजह से स्टाइल में बहुत सारा फर्क पड़ता है। छठी चीज है फ्रीक्वेंट स्ट्रैटेजी चेंज। देखिए, जैसे आप छोटी बड़ी किसी भी नाव से नदी पार कर सकते हैं, वैसे ही आप कोई भी स्ट्रेटजी अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए रिलीजियसली, तो जैसे कोई भी नाव आपको नदी पार करा सकती है, वैसे कोई भी स्ट्रेटजी आपकी नैया पार कर सकती है। लेकिन भाई जब तूफान चलेंगे तो कोई भी नाव हिचकोले खाएगी। तो जब मार्केट में मोमेंटम नहीं है, जब मार्केट में पुल बैक हो रहा है, जब ऑप्शन ग्रीक्स आपके अगेंस्ट में है, तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट नहीं देगी, आपको नुकसान देगी। हर स्ट्रेटजी की एक प्रोबेबिलिटी होती है, हर स्ट्रेटजी का एक ड्रा डाउन होता है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी काम करती है। आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि स्ट्रेटजी का ड्रा डाउन कितना है, लूजिंग स्ट्रीक्स कितना है, वो सारा चेक करके बैक टेस्टिंग करके आप स्ट्रेटजी को अपनाइए, और एक बार अपनाने के बाद उसको कुछ दिन ट्राई कीजिए। मार्केट की हर कंडीशन में वो स्ट्रेटजी चेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं दिया तो उस स्ट्रेटजी को चेंज करें। तो इसमें क्या होता है कि फिर लोग स्ट्रेटजी हंटिंग में ही लगे रहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझिए कि आपने कॉमर्स लिया, आपने साइंस लिया या आपने आर्ट लिया, इनमें से किसी की भी पढ़ाई आप अच्छी करेंगे तो आपके लाइफ में काफी अच्छा करियर होगा। लेकिन आपने कुछ दिन कॉमर्स लिया, फिर आपको नहीं पसंद आया, आपने साइंस लिया, फिर आपने आर्ट लिया, ऐसे ही करके चेंज करते रहे, और फाइनली क्या हुआ, आप फेल हो गए, कहीं के नहीं रहे। द सेम थिंग इज विद स्ट्रेटजीज। आप फ्रिक्वेंट स्ट्रेटजी चेंज मत कीजिए। तो ये सब कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं, इनको अगर अपने कंट्रोल में लाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी, और आपके लूजिंग स्ट्रीक्स कम होंगे, ड्रॉडाउन्स कम होंगे, और जो आपका लॉस अमाउंट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगले पार्ट में अपने चर्चा करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, हाउ अ न्यू ट्रेडर कैन मैनेज इट्स रिस्क कैन बिकम प्रॉफिटेबल इन 40% प्रोबेबिलिटी, यानी कि 40% ट्रेड एक्यूरेसी में भी एक बिगिनर प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कमिंग संडे को 11 बजे अपने एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसमें अपने चर्चा करेंगे ऑप्शंस में, ऑप्शन बाइंग में स्विंग ट्रेड कैसे किया जाए। ऑप्शन बायर जनरली अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते ड्यू टू थीटा डीके, लेकिन अगर उसको हेज करें तो अपने उसको काफ़ी दिन होल्ड कर सकते हैं। तो इसी बारे में अपने चर्चा करेंगे कि हाउ वी कैन होल्ड आवर ऑप्शन बाइंग पोजीशन विदाउट फियर ऑफ थीटा डीके और विदाउट फियर ऑफ हैवी लॉस। तो सभी लोग इन्वाइटेड हैं, जिनको वेबिनार का लिंक चाहिए वो व्हाट्सएप पे वेबिनार का मैसेज भेज सकते हैं, उनको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड डू प्रेजेंट, 2 घंटे चलेगा वेबिनार, उसमें काफ़ी कुछ अपने चर्चा करेंगे, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।